नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआईटीयू हरियाणा के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की तालाबंद हड़ताल चली हुई है और इस हड़ताल के दौरान वर्कर्स और हेल्पर्स को तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनके टर्मिनेशन हो रहे हैं। सरकार इस हड़ताल को तोड़ने के लगभग हर तरह के प्रयास कर चुकी है। आज हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की इसी हड़ताल पर एक पैनल चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की राज्य महासचिव शकुंतला जी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा जी और सीटू हरियाणा के महासचिव जय भगवान जी और आईफा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी जी मौजूद हैं। हम इनका इस लाइव कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि हड़ताल को 65 दिन हो गए हैं, अब आखिर अब क्या मांग मुद्दे बचे हुए हैं आपके? ऐसा है, जो 8 दिसंबर से लगातार तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की जो तालाबंद हड़ताल चली हुई है, मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि जिन मांग मुद्दों को लेके हमने आंदोलन शुरू किया था वो और केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री और सीएम द्वारा घोषित जो मुद्दे हैं, उन्हीं मांग मुद्दों को लेके आंदोलन में हम हैं। 2018 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को कुशल अकुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा और हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं सितंबर 2018 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में घोषणा की गई थी, आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय में 1500 रुपए, हेल्पर्स के मानदेय में 750 रुपए बढ़ोतरी की जाएगी। 2018 से 2022 आ गया है, अब तक जो है उन मांगों को लागू नहीं किया गया, उन घोषणाओं को लागू नहीं किया गया। केवल घोषित मांगों को लेके ही हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और लगातार 65 दिन से हमारी लगभग जो हड़ताल चली हुई। नया कोई मांग मुद्दा नहीं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित मांग है, मुद्दे हैं जिनको हम रोकने के लिए स्ट्राइक। जय भगवान जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने मांगे पूरी मान ली हैं, तो फिर वर्कर्स और जो हेल्पर्स हैं वो हड़ताल पर क्यों हैं? देखिए, शकुंतला जी ने भी जो बताया अभी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी जसपा की जो सरकार है वो एक प्रकार से पूरा झूठ का पुलिंदा जो है वो खड़ा कर रही है। और इस समय जो वर्कर और हेल्पर हड़ताल पर हैं, आप अंदाजा लगाइए, पिछले 2 महीने से इतनी भयंकर सर्दी चल रही है और उस भयंकर सर्दी के अंदर हरियाणा की सरकार को ये तक शर्म नहीं है कि ये 40 से 50 हजार जो महिलाएं हैं जो हरियाणा सरकार के विभागों में जो काम करती हैं, आखिर उनके साथ वो कैसा व्यवहार करे। जो वर्कर और हेल्पर जो इस समय जो हड़ताल पर बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई है, क्या कोई नई मांग नहीं है? हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ा होके 6 मार्च 2018 को कहते हैं कि हरियाणा वो पहला राज्य होगा जो अपनी वर्कर्स और हेल्पर्स को कुशल और अकुशल श्रमिक का दर्जा देगा, उसके मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ेगा। ये उनका कहा गया किया गया वायदा, वो वायदे के अनुरूप वेतन मानदेय दिया गया। उस समय पर महंगाई भत्ते की किस्त भी जारी कर दी गई, लेकिन बीच में सरकार ने वो विड्रॉ कर लिया। आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री को पिछले 2-3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, और उससे पहले भी हरियाणा में पिछले 6 महीने के करीब से अलग अलग यूनियनों के द्वारा बहुत बड़े आंदोलन खड़े किए थे। आज मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वो जो विधानसभा की घोषणा थी, क्या वो झूठ थी? क्या वो लोगों को गुमराह करने का मामला था? आखिर वो क्यों इस मामले को नहीं कर रहे?
वर्कर और हेल्पर यही मांग रही है कि जो आपने घोषणा की थी उसको लागू करे। जो 2018 की जो बात की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो 10 सितंबर को जो घोषणा की गई थी, वो पैसा 1 अक्टूबर से रिलीज हो गया केंद्र की सरकार के द्वारा। वो हरियाणा के खजाने में, वो पैसा हरियाणा सरकार के खजाने में वो पैसा आ रहा है। वर्कर हेल्पर कितनी मांग कर रही है कि उस पैसे को 4 साल से सरकार वो नहीं जारी कर रही है, कम से कम उस सरकार उस पैसे को जारी करे। यही तो मुद्दा है, और क्या मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को यूनियनों को बातचीत के लिए बुला लिया। उसमें कई ऐसी भी सरकारी यूनियन जिसको सरकार अपनी जेब में रखती है उनको भी बुला लिया। वहां पर एक प्रकार से मीडिया में प्रचार के उद्देश्य से घोषणाएं कर दी। उन घोषणाओं में किया क्या है, एक रिटायरमेंट लाभ के अलावा और किसी प्रकार की घोषणा सरकार ने जो है उस बुनियादी जो सवाल था महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना, उस तक को स्वीकार नहीं किया। सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि किसी वर्कर हेल्पर की कोई दुर्घटना में या किसी प्रकार से उसकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट से पहले, जो खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था बातचीत के अंदर ही 29 दिसंबर को भी, कि मैं जो है जो बाकी जिनको मिल रहा है उस हिसाब से मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, हेल्पर के लिए वो जारी करूंगा। तो वो भी नहीं किया गया। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर सरकार चाहे तो वो 1 मिनट में इन मुद्दों का हल कर सकती है, लेकिन सरकार जो है बहुत ही दमनात्मक तरीके से, बहुत ही क्रूर जो सरकार का रूप चेहरा वो सामने आ रहा है। और वो ये भी नहीं देख रही है कि ये महिलाएं, इनकी वजह से जो है उनके परिवारों की क्या स्थिति होगी, इन वर्कर्स हेल्पर्स की क्या स्थिति है, और जो सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाती हैं जनता को, उनकी क्या हालात होगी। तो ये आंदोलन तो इस वजह से है। सुभाष लांबा जी, अब आप बताइए कि हरियाणा में कर्मचारियों व जनता की समस्याओं के साथ सरकार जैसे पेश आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये कह रहा था कि सरकार का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, गौर निंदनीय है और बर्दाश्त के लायक नहीं है। से हमारे गेस्ट टीचर जब अपने रेगुलाइजेशन और दूसरे मांगों को लेकर के आंदोलन करते हैं, जो सरकार ने वायदा किया था, जो बर्खास्त पीटीआई और ड्राइंग टीचर है इनको एडजस्ट किया जाएगा, चूल्हा ठंडा नहीं होने दिया जाएगा। चाहे हमारे दूसरे जो श्रेणी के कर्मचारी हैं जब आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर ये जो लाठीचार्ज, झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, ये निश्चित तौर से जो सरकार का रवैया है ये है, से आंदोलन को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये पिछला हमारा लंबे समय का अनुभव है कि मसलों का समाधान करके ही आंदोलन को सकता है। तो हमें कुछ कम हो गया है और ये लंबे समय से देख भी लिया कि आंदोलन जिस प्रकार प्रयास हो रहा है उससे आंदोलन दब नहीं रहा। और मैं निश्चित तौर से हमारी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की जो तालमेल कमेटी है, सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। सरकार ने को जिस तरीके से इस्तेमाल करके और जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कि समझौता हो गया है, लेकिन समझौता नहीं हुआ। उसके बाद से फील्ड में हमारे तमाम अधिकारी हैं उनको उतारा है, तो इसके बावजूद भी आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की जो हमारी तालमेल कमेटी है जो 65 दिन से हड़ताल कर रही है, इनको निश्चित तौर से क्रांतिकारी बधाई देते हैं कि जिस बहादुरी के साथ ये डटी हुई हैं। निश्चित तौर से किसान आंदोलन का अनुभव हमारे सामने है, दूसरे संगठनों का अनुभव हमारे सामने है। तो निश्चित तौर से सरकार, जैसे शकुंतला जी बता रही थी, कि कोई मांग नहीं मान रही, ये तो केवल जो सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं हिसाब लगाया था कि लगभग
हरियाणा सरकार आगे फर्दर क्यों नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम है उसको लागू किया जा रहा, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? हरियाणा सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? जो हड़ताल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उषा जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मानदेय के मामले में हरियाणा नंबर 1 पर है। क्या 1500 750 भी की मानदेय अन्य का जो 1500 750 का जो मानदेय है वो क्या अन्य राज्यों में भी लागू है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा की बहादुर क्रांतिकारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को ऑल इंडिया फेडरेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी भयंकर सर्दी में दिन रात सड़कों पे जेब से खर्च करके इतनी लंबी लड़ाई में डटी हुई है। जहां की हरियाणा का कल्चर है कि पढ़ी लिखी लड़कियों को भी गांव में घूंघट निकाल के घर के सारे काम करने पड़ते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने गांव के अंदर भी पुतले जला करके सरकार का विरोध प्रदर्शन घूंघट निकालते हुए परंपरा को रखते हुए वो गांव गांव में किया। उसके लिए हरियाणा की पूरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर और खास करके टीम जो इतनी अच्छी तरह से उसकी अगुवाई करते हुए सरकार के दमन का मुकाबला कर रही है। उसके बाद अमित जी, आपका जो सवाल है कि हरियाणा की मानदेय में कि आंगनवाड़ी का जो मानदेय है वो नंबर 1 है, ये हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जो नारा लगाते हैं ना साथी की झूठ का पिटारा है, वो बिल्कुल उनके ऊपर से ही डूबता है। क्योंकि या तो वो पढ़ते नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या देश के सामने नंबर 1 किस चीज में वो हम बता देंगे। हरियाणा में 5वें नंबर पे मानदेय मिलता है। सबसे पहले पांडेचेरी है, वहां की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया है। वहां वर्कर को 19,480 रुपया, हेल्पर को 13,330 रुपया दिया जाता है, और बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी को अलग अलग स्कीम के वेलफेयर स्कीम के लाभ मिलते हैं वो पांडेचेरी की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को दिए जाते हैं। तो जब हम पांडेचेरी की बात करते हैं तो तब बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री बोलते हैं जी वो तो यूटी है, उसके पास आमदन के साधन भी तो सीमित होते हैं जो राज्य सरकारों के पास होते हैं। दूसरी बात तेलंगाना है, वहां की सरकार 13,650 दे रही है वर्कर को, 7,800 दे रही है हेल्पर को। उसके बाद तमिलनाडु है, वहां ग्रेड पे दिया हुआ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 13,453, 7,220 हेल्पर को। उसके बाद केरल है, 13,000 वर्कर को, 8,750 हेल्पर को, और अभी 1,500 घोषित है जिसका अभी तक जियो नहीं आया। उसके बाद हरियाणा, तो वो 1 नंबर कैसे हुआ? हाँ, 1 नंबर पे हो सकता है हरियाणा सरकार के शोषण करने पे, दमन करने पे, औरतों का अपमान करने पे, वो 1 नंबर जरूर है हरियाणा। शकुंतला जी, हाँ, अगला सवाल मेरा आपसे ही है कि सरकार लगातार वर्कर्स और हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है जो हड़ताल में उन पर, ऐसा क्यों, और क्या इससे डर का माहौल नहीं है? मैं इस बारे बता दूं कि अब तक जो है हमारी लगभग 80 के करीब आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, और लगभग 400 के करीब एफआईआर दर्ज हरियाणा में की गई हैं वर्कर्स हेल्पर्स के ऊपर। और अगर हम देखें अपना के इस हड़ताल को तोड़ने की एक साजिश, पहले नोटिसों से हमारी वर्करों को डराया गया था, हेल्पर्स को,
उसके बाद लालच वर्कर्स हेल्पर्स लालच में भी नहीं आई, नो की गई, लीडरशिप की टर्मिनेशन स्टेट पे, डीसीओ पे। उसके बाद एफआईआर तो है, आवाज जो वर्कर्स हेल्पर आंदोलन कर रही हैं उनकी आवाज को दबाना चाहती है कि वो आंदोलन के अंदर एक भय ऐसा पैदा करना चाहती हैं कि आने वाले टाइम में वो महिलाएं आंदोलन ना करें। लेकिन सरकार का ये दाव जो है वो उल्टा पड़ रहा है। वो जितना दमनकारी नीतियां अपना रही है, हमारा आंदोलन उतना ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम उनसे बात करें तो उनके हौसले बहुत जाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और दूसरा इस बात को लेके गुस्सा है कि नई अगर कोई मांग हम सरकार से मांगते तो शायद कहीं ना कहीं ये मान लेते कि जोर लग रहा है सरकार से मांग मनवाने में। उनको मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इस चीज को लेके भी एक हौसला है कि कमाल है, सरकार की खुद की घोषित मांगे और सरकार उसको देने की बजाय हमारी सेवाएं समाप्त कर रही है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, हम अपना हक अधिकार लेके मानेंगे। अब उन्होंने किसान आंदोलन की तरह मन बना लिया कि चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, हम अपने मांग मुद्दे मनवा के ही जो है वापस इस तरीके अपमान करवा के नहीं, और डर का भय एक सरकार पैदा करना चाहती है। हमारी वर्कर हेल्पर के अंदर काफी हौसला है और जितना सरकार दमनकारी नीति अपना रही है उतना ज्यादा आंदोलन और ज्यादा मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी। शकुंतला जी, एक सवाल और है मेरा आपसे ही। एक हिस्सा अभी भी हड़ताल पर है और 14 फरवरी को महापड़ाव की घोषणा की है। आखिर क्या सभी इस महापड़ाव में आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि एक जुनून आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के अंदर है। आपको जानकारी भी होगी कि 5 जनवरी को राज्य स्तरीय हमारी एक रैली थी करनाल के अंदर। वो अब तक की सबसे बड़ी रैली आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की हम मान सकते हैं। 12 जनवरी को हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने जेल भरो आंदोलन किया, बड़ी संख्या में जेलों के अंदर मतलब गिरफ्तारियां दी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो करनाल के अंदर भी राज्य स्तरीय पड़ाव रखा गया है 14 तारीख को, उसमें बिल्कुल हमारी वर्कर्स हेल्पर्स के अंदर काफी है और बहुत बड़ा एक पड़ाव वो होगा हरियाणा के अंदर। क्योंकि जितना सरकार हमारा इम्तिहान ले रही है वर्कर्स हेल्पर्स का, हमारियों का, उतना ज्यादा गुस्सा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के अंदर बढ़ रहा है। और बिल्कुल ये पक्की बात है कि वर्कर हेल्पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बहुत बड़ा ये पड़ाव जो है साबित होगा हमारा। जय भगवान जी, ये बताइए आप कि आखिर 2018 में क्या घोषणा सरकार ने की थी जो आज उसे लागू करने से पीछे हट रही है? देखिए, वैसे तो पहले भी हम चर्चा में ये बात कह चुके हैं। 2018 को 100% आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है वो हड़ताल पर थी और उस समय जितनी भी वार्ताएं हुई हैं सरकार के साथ, वो बाय चांस मैं भी उन वार्ताओं में यूनियन के साथ शामिल था। और हरियाणा की सरकार उस समय के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और विभाग के जो निदेशक हैं, वो वार्ताओं मुख्यमंत्री की टेबल पे जाने से पहले तमाम वार्ताओं के अंदर वो सारे प्रस्ताव वो लेकर आए थे। सरकार ने उस समय वायदा क्या किया था, जो मुख्यमंत्री भी जो बाद में जो घोषणा की विधानसभा के अंदर, उन्होंने जो वायदा किया, वायदा जो लागू किया, जो हरियाणा सरकार के ठेका कर्मचारियों को जो अर्धकुशल और अकुशल का जो वेतन मिलता है, उसी वेतन को हरियाणा की सरकार ने उस समय पर एक तरफा ढंग से घोषणा कर दी थी।
वर्कर के लिए। वो वर्कर जिनको 10 साल की सेवा जिनकी हो चुकी है उनके लिए अर्ध कुशल का ग्रेड दिया गया, और जो 10 साल की जिनकी सेवा है उनको अकुशल का ग्रेड दिया गया। ये उनको मजदूरों की श्रेणी में शामिल नहीं किया, लेकिन उनको ये वेतन, उनके समकक्ष ये वेतन दिया गया, और ये तय किया कि हर 6 महीने बाद जो भी महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से आएंगे उसके अनुरूप उनके वेतन में बढ़ोतरी, मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। ये सरकार ने 2 बार महंगाई के आंकड़े जोड़ दिए। अब जो है सरकार जो है उस कदम से पीछे हट रही है, और इसके पीछे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लॉजिक कोई समझ में नहीं आ रहा है। सरकार जो है एक तरफ वो कहती है कि हम इसको अपग्रेड करेंगे, वो इतने तरह का काम जो है वर्कर्स और हेल्पर से ले रही है, जो असल में काम है उससे भी कहीं ज्यादा काम अलग अलग तरीके से वर्कर और हेल्पर पर वो डाले जा रहे हैं। लेकिन वो जो 18 की जो सरकार ने जो एक तरीके से फार्मूला जो आपने अनम्यूट हो गया, आपका अनम्यूट कीजिए आप। ठेका कर्मचारी नहीं रखेंगे, कौशल विकास निगम के ठेका कर्मचारियों की भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने तमाम हरियाणा को 3 जिलों में 3 कैटेगरी में बांट दिया, उसके वेतन तय किए हैं, और उनके वेतनों का अगर हम उसका विश्लेषण करेंगे तो 15,500 से लेके 19,500 तक वो अर्धकुशल का वेतन तय किया है ठेका के कर्मचारियों को। अगर उस सरकार की उस पॉलिसी को, जिस पॉलिसी पे वो 2018 में एग्रीमेंट किया था या घोषणा की थी या जो लागू किया था, अगर आज उसको सरकार लागू करे तो जो वर्कर आज के दिन जिसकी 10 साल की नौकरी हो गई है उसको कम से कम 15,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए, और जो उसकी नौकरी 10 साल से ज्यादा की है उसको 17 से 19,000 रुपए के बीच में उसको मानदेय मिलना चाहिए। सरकार उस पर आज कोई बात नहीं कर रही है, बल्कि मतलब बेशर्मी यहां तक है कि आप 1,500 और 750 रुपए जो सितंबर 2018 में घोषित किया गया, 4 साल से आप उसको नहीं दे रहे हो। तो ये बात ये है। और हरियाणा सरकार के मैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार कहे ये बात आके, सरकार को बोलना चाहिए, मंत्रियों को बोलना चाहिए, क्या वर्कर और हेल्पर नाजायज मांग कर रही है, उनको अपनी उस बात के बारे में खंडन करना चाहिए कि विधानसभा में जो कहा गया वो झूठ कहा गया, वो गलत था। मुख्यमंत्री इसका जवाब दें, वरना वो दमन के जो तरीके जो अपना रही है सरकार और जिस ढंग से पेश आ रही है, और यही नहीं है, ना केवल टर्मिनेशन कर रही है, ना केवल जो है नोटिस डाल रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, बल्कि जो है विभाग के जो अधिकारी, जो पीओ, सीडीपीओ, इवन की जो कर्मचारी सुपरवाइजर्स है, उनका प्रयोग किया जा रहा है कि आप जो डाटा इकट्ठा करो आंगनवाड़ी वर्कर्स की बैकग्राउंड का, कि गरीब परिवार से है, किस परिवार से, उनके पति क्या करते हैं, फलाना क्या करते हैं, ताकि उसी अनुरूप उनको जो है तोड़ने के प्रयास किए जाएं। घर घर जाके परिवार के लोगों से वो बात कर रहे हैं कि आप इनकी हड़ताल में जाना छुड़वाओ। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है वर्कर्स हेल्पर्स का, कोई नाजायज मांग नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जय भगवान जी आपकी। आवाज, जय भगवान जी आवाज नहीं आ रही। वेतन खड़ी नहीं मिलती लोगों को, काम मांगते हैं काम नहीं मिलता। तमाम विभागों के अंदर जो कच्चे कर्मचारियों का टाइम पर वेतन नहीं मिलता, 6-6 महीने तक उनको धक्के खाने पड़ते हैं। अपने मतलब अभी मिड डे मील वर्कर्स पिछले 9 महीने से मानदेय नहीं मिला मिड डे मील वर्कर्स को हरियाणा के अंदर, और वो ड्यूटी पे जा रही है। तो सरकार को क्या इससे शर्म नहीं आती? उसको डूब के नहीं मर जाना चाहिए? शिक्षा मंत्री जो है उनसे 4 बार बातचीत हो चुकी है, आंदोलन हो चुका, रैलियां हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनका
जो तय मानदेय है वो तक नहीं मिल रहा। 3500 रुपए मिलते हैं मिड डे मील वर्कर को हरियाणा में। अब 9 महीने से किसी के घर में एक पैसा नहीं आएगा और काम सरकार उससे लेगी तो क्या होगा? लोग सड़कों पर आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर सरकार आरोप लगाती है कि ये तो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो बहकाई में आ रहे हैं, ये तो रोज यही काम है, तो क्या करेंगे? और तो ये जो सरकार जो है जन आंदोलनों के प्रति, लोगों की समस्याओं के प्रति जो सरकार का रुख है वो बेहद संवेदनहीन है। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो अपना तरीका बदले और जो जायज मांगों के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उनका वो निपटारा करे। और वो जब तक ये घोषित चीजें हैं वो अगर लागू नहीं होती तो आंदोलन, और हम CITU की ओर से पूरे तौर पर इस आंदोलन का जो तालमेल कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है इसका हम समर्थन करते हैं। और जो भी वर्कर्स और हेल्पर्स किसी दबाव में किसी भी प्रकार से, अगर आज वो सड़क पर है, आज वो घर पर है, वो आंदोलन में नहीं है, आज ये मूक दर्शक बनने का मामला नहीं है, ये केवल इतना मामला नहीं है कि ठीक आजा या कोई दूसरे जो संगठनों के लोग हैं, यूनियनों को लोग वो देखते रहे कि हाँ क्या चल रहा, देखते रहे। दूर दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये दमन जो आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स पर है कल ये आपके ऊपर भी आएगा, परसों तीसरे संगठन पे आएगा, अलग अलग हिस्सों पे जाएगा। तो दर्शक बनने के बजाय इस आंदोलन का हर तरीके से मदद की जाए और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी सरकार को घेरना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। सुभाष लांबा जी, आप बताइए कि सरकार दमन के जो हथकंडे अपना रही है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसका कर्मचारी वर्ग पर क्या असर होगा और क्या कर्मचारियों का जो आंदोलन है इस आंदोलन के साथ खड़ा है? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हमारे तमाम जितने भी हमारे संगठन हैं और बहुत नजदीक से इस आंदोलन पर निगाह ही नहीं बना रहे बल्कि इसका समर्थन कर रहे हैं। और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि 65 दिन में जो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए, जो मैं पहले बता चुका हूं, इसके बावजूद भी हड़ताल को कमजोर नहीं कर पाए। सरकार ये गलतफहमी निकाल दे कि कुछ सेंटर खुले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जो 52,000 वर्कर और हेल्पर हैं, 100% इनकी हिस्सेदारी, इनकी सहानुभूति, इस आंदोलन के प्रति समर्थन 100% आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का इनके आंदोलन के साथ है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इस आंदोलन का न केवल पुरजोर समर्थन करता है बल्कि इनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए हम एक दो एक्शन कर्मचारी वर्ग ने किए, सांकेतिक की। उषा जी, अब बताइए कि ICDS की जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है? ICDS की जो स्कीम है वो देश के अंदर 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई और पायलट प्रोजेक्ट पे हरियाणा का पहला ब्लॉक है जो कथुरा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे इसलिए शुरू किए गए कि देश के अंदर जो औरतों और बच्चों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर दोनों लगातार बढ़ रही थी, कुपोषण से बच्चे मर रहे थे, बीमारी के शिकार हो रहे थे, खून की कमी से गर्भवती माओं की जन्म के समय मृत्यु हो रही थी। तो एक जन्म दर रोकना, मृत्यु दर रोकना, कुपोषण को रोकना, गर्भवती दूध पिलाऊ औरतों की स्थिति को बेहतर करना, इन सभी उद्देश्यों के लिए देश के अंदर इस स्कीम का गठन किया गया। और जब इस स्कीम के नतीजे धीरे धीरे अच्छे आने लगे तो इस स्कीम का पूरा विस्तार किया गया, जो कि आज देश के अंदर
27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रहे हैं। और जब ये स्कीम शुरुआत की इसने, बहुत ही कम मानदेय पे, मैं आपको बताना चाहूंगी अमित जी कि जब 1975 में मैट्रिक आंगनवाड़ी वर्कर 150 रुपया पर मंथ, अंडर मैट्रिक 100 रुपया पर मंथ और हेल्पर 35 रुपया पर मंथ पे काम शुरू किया गया। 5 साल के बाद सिर्फ 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। 175 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर, अंडर मैट्रिक आंगनवाड़ी वर्कर 125 और हेल्पर के 15 रुपए बढ़ाए गए। मेरा ये बताने का मकसद है कि ये वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं जिन्होंने इतने कम मानदेय में पूरे देश के अंदर, जो आज ये विभाग बड़ी बड़ी बातें मारता है, बड़े बड़े अवार्ड लेके आता है हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और देश की हमारी जो मंत्री है महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती ईरानी जी, वो भी विज्ञान भवन में सम्मेलन करती है, जो वो आंकड़े पेश करते हैं तो वो किसने बढ़ाए हैं? वो इन्हीं आंगनवाड़ी वर्करों ने बढ़ाए हैं। देश के अंदर पोलियो जैसी नामुराद बीमारी को जड़ से खत्म किया है इन मेरी क्रांतिकारी बहनों ने, तुच्छ थोड़े से मानदेय के अंदर। जो असली लक्ष्य था बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन देना, कुपोषण दूर करने के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हेल्थ चेकअप करवाना, उन बच्चों का टीकाकरण करवाना, उन गर्भवती दूध पिलाऊ और किशोरियों को हेल्थ के प्रति सचेत करने के लिए न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा देना, और अगर किसी में कोई बीमारी है तो उसको रेफर करना। ये 6 सेवाएं देने के लिए भारत की सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को नियुक्त किया था, पर राज्य की सरकारों ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को अपने राज्य के वोट बटोरने के लिए, अपने राज्य की वेलफेयर स्कीमों को गांव स्तर तक इंप्लीमेंट करवाने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, अपने राज्य के अलग अलग सर्वे करवाने के लिए बीएलओ का काम, जनगणना, पशु की सर्वे, गांव के अंदर टॉयलेट के सर्वे, वुमन समय भिखारी के सर्वे, धर्म परिवर्तन के सर्वे, अलग अलग के जो गांव के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट के सर्वे हैं वो आंगनवाड़ी वर्करों से करवाए, कि ताकि जो असल लक्ष्य है उससे ये लाइन उतर जाए और देश के अंदर काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बदनाम किया जा सके कि ये लोग काम नहीं करते, ये लोग हड़ताल पे रहते हैं। जब आप किसी को 6 सेवाओं के लिए अपॉइंट करके एक स्कीम के लिए अपॉइंट किया और इस स्कीम ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए, 1996 के अंदर मेडिकल ऑफ साइंस रिसर्च सेंटर ने सर्वे किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के काम को सराहाया कि इतने कम मानदेय में, इतने कम सीमित साधन के अंदर, जिनके पास 46 साल होने के बावजूद भी आंगनवाड़ी सेंटरों के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर बिजली के प्रॉपर प्रबंध नहीं है, पंखे नहीं है, बिजली के बिल देने का प्रबंध नहीं है,
अच्छे फर्नीचर नहीं है, बच्चों के लिए रेस्ट करने के लिए गद्दे नहीं है। जो छोटे बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में आते हैं, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आंगनवाड़ियों को खोला गया था, वो पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने अच्छे कदम नहीं उठाए और आंगनवाड़ी वर्करों को जबरी अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों में धकेल दिया। किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, बट वो आंगनवाड़ी के जरिए करवाना है। पर जब आंगनवाड़ी वर्कर अपने काम का दाम मांगे तो फिर वो अलग अलग नाम दिए जाते हैं उनको। मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू देख रही थी इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल पे, कि हमने इन बिचारियों को अलग से काम दिया, बिचारियों, और ताकि उनको एक्स्ट्रा वेतन दिया जा सके, उसका वेतन बढ़ाया। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जिस स्कीम के लिए हमें रखा गया था, जिस उद्देश्य के लिए भारत की सरकार ने स्कीम को चलाया था, आपने उस उद्देश्य से, इस लाइन से आंगनवाड़ी केंद्रों को पटरी से उतार दिया। एक स्कीम के साथ साथ आईसीडीएस स्कीम के साथ किशोरी योजना को जोड़ दी, उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जोड़ दी, उसके साथ आपने पोषण अभियान को जोड़ दिया। कितनी सारी स्कीम, इसको एक अम्ब्रेला स्कीम बना दिया। आपने स्कीम को लक्ष्य पे, उद्देश्य पे नहीं रहने दिया। इतना काम का बोझ लाद दिया आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर। 15-15 रजिस्टर तैयार करने पड़ते हैं दिन रात। कहने को 6 घंटे का काम है, 14 घंटे में भी काम नहीं कर पाती आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर। नाम दिया महिला और बाल विकास। कौन सी महिला? इस डिपार्टमेंट के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की नियुक्ति के लिए विधवा तलाकशुदा को प्रायोरिटी दी गई। प्राथमिकता पे बड़ी गिनती में गरीब घरों की, दलित परिवारों की, और हेल्पर में तो बहु गिनती हमारी दलित परिवारों से बहनें हैं, जिन्होंने इस स्कीम को तन मन धन से, क्योंकि उनकी जरूरत है, ये चलाया। और जो आज हरियाणा के अंदर कुछ टाइम पहले महिला तस्करी शुरू हो गई थी, लड़कों की शादी के लिए बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लड़कियों का आदान प्रदान शुरू किया गया था। और हरियाणा की सेक्स रेशो इतनी नीचे चली गई थी। आज पन्ने खोल के देखिए मुख्यमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इन बेटियों ने किया है, जो देश की बहादुर बेटी पिछले 65 दिन से इस भयंकर सर्दी में पड़ी हैं, जो इनके माँ बाप ने बचाई भी हैं और पढ़ाई भी हैं। और इन्होंने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आज हरियाणा की सेक्स रेशो को सबसे ऊपर लेके आई हैं। वो इन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जिनको एक स्कीम के लिए रखा गया और 7 स्कीमों का काम करवाया जा रहा है, और जो ऐलान किया वो भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। अमित जी, ये लक्ष्य तो जन्म दर रोकना, मृत्यु दर रोकना, खून की कमी को रोकना, कुपोषण को रोकना, इनके लिए रखा गया था। पर सरकार अपने वोट बटोरने के लिए इनको खुद उस रास्ते से उतार के दूसरे काम पे लगा रखा है। एक बात मैं और अमित जी इसमें कहना चाहूंगा, वो ये कि एक और बड़ा मसला जो हरियाणा के अंदर इस आंदोलन के अंदर जो है, वो ये कि हरियाणा की सरकार जो है पोषण ट्रैकर ऐप के नाम से एक इस पूरे काम को ऑनलाइन या पोषण की ट्रैकिंग का एक सिस्टम डेवलप करना चाहती है, जिसके बारे में काफी बड़ा प्रतिरोध है हरियाणा में। और उसकी वजह क्या है? उसकी एक तो वजह ये है कि ये वर्कर्स जो जिस समय लगी थी वो 8वीं पास थी या 10वीं पास थी, और अब जो बहुत सारी वर्कर्स ऐसी हैं जो रिटायरमेंट है, 50 साल 55 साल की एज में पहुंच चुकी है। तो तकनीक का जो विकास है वो तो ऑनलाइन उस काम को करने का जो दबाव जो है बड़े बुरे तरीके से वर्कर्स पर वो डाला जा रहा है, जो उसको करने की स्थिति में नहीं है। और इस बारे में हम सरकार को, विभाग के अधिकारियों को काफी बार इस बारे में बता चुके हैं।
और आप दूसरी बात यह है कि इस काम के लिए केंद्र की सरकार ने 8,000 रुपए प्रति वर्कर के हिसाब से एक मोबाइल खरीदने का एक फैसला किया था। आज तक वो मोबाइल हरियाणा की सरकार ने नहीं खरीदा। वो पैसा लगभग 2 साल से हरियाणा सरकार के पास रखा हुआ है और उसमें उस पैसे में वो क्यों बार बार उसके टेंडर सरकार कहती है, विभागीय अधिकारी कहते हैं कि टेंडर था वो कैंसिल हो गया है, और उसके पीछे हमें समझ ये आ रहा है कि ये आपस में जो है कमीशन के चक्कर में कहां कौन किसका कितना कमीशन होगा, इस चक्कर में उस फोन को नहीं खरीदा जा रहा है। वर्कर्स को कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों के फोन से इस काम को आप करिए। तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात है कि प्लेवे स्कूल के नाम से हरियाणा की सरकार ने कहा कि 4,000 प्लेवे स्कूल जो है वो हरियाणा में खोले जाएंगे और उन्हें पढ़ी लिखी वर्कर्स को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि सीनियरिटी का बेस होना चाहिए। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति जो एक तरीके से जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है 2020, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हम हरियाणा पहला वो राज्य होगा जो वो लागू करेगा। अब उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल के अंदर समायोजित करने का फैसला है, वो स्कूल का हिस्सा बनेंगे। उधर से हरियाणा की सरकार कह रही है कि जेबीटी टीचर्स की भर्ती की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से सरप्लस हो गए जेबीटी के टीचर्स। सारे जेबीटी के जो ट्रेनिंग कोर्स है वो सरकार ने बंद कर दिए हैं 2 साल से, तो उधर से अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी। इधर से कहा जा रहा है कि ये 3 से 6 साल के बच्चे वो सरकारी स्कूलों का हिस्सा होंगे और एक हिस्सा जो है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर में से जो पढ़ा लिखा उसको इस काम में लगाएंगे। तो आप 2 तरीके से, एक तो जो मुख्य जो इस स्कीम का जो पहलू है प्री स्कूल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो आंगनवाड़ी से छीना जा रहा है, वहां से वो हटाया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो टीचिंग कम्युनिटी है वहां नए युवाओं को रोजगार देने की बजाय आप फ्री में एक तरीके से जो अब मानदेय जैसा भी सरकार दे रही है उस मानदेय में ही आप पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से 2 तरफा रुख जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस पे तमाम शिक्षाविद ये कह रहे हैं कि ये देश के बच्चों को और देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को वो ध्वस्त करने का जो सरकार ने फैसला किया केंद्र की सरकार ने, उसको हरियाणा सरकार ये लागू कर रही है। और इसमें ये आईसीडीएस के अंदर जो हरियाणा में जो ये प्ले स्कूल के नाम से जो ये जो किया जा रहा है ये सारा उसका हिस्सा है। तो इस वजह से भी जो है हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये पोषण ट्रैकर ऐप का मामला है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इसका भी पूरे तौर पर विरोध किया जा रहा है कि बिना संसाधन के आप फोन दे नहीं रहे और बड़े पैमाने पर फोन दे भी दिए तो भी वर्कर इस काम को करने की स्थिति में नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार इसको थोपना चाहती है जिसका विरोध कर रही है। शकुंतला जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप दर्शकों जो इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो वर्कर्स और हेल्पर्स इस हड़ताल में इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तमाम मेरी 52,000 वर्कर हेल्पर्स बहनों से और तमाम साथियों से दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी कि जो ये 8 दिसंबर से लगातार हमारी हड़ताल चली हुई है, ये जो हड़ताल है अपने हक और अधिकार के लिए, इसमें हमारा साथ दें और जो मेरी वर्कर हेल्पर है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, क्योंकि अगर हम जो है इस आंदोलन को केवल ये सोच के देखते रहेंगे कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार क्या करेगी, तो उससे बात नहीं बनेगी। कल को फिर कोई भी अपने हक अधिकार के लिए हरियाणा के अंदर आवाज उठा पाएगा। तो मेरी तमाम 52,000 वर्कर हेल्पर बहनों से अपील है कि 14 तारीख को करनाल के अंदर जो पड़ाव होने जा रहा है उसमें आप तमाम साथी हिस्सा लें और अपने हक अधिकार के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और तमाम अन्य जो मेरे साथी हैं उनसे हम अपील करेंगे कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो हैं वो आपके गांव से आपके परिवारों से ही हैं, कहीं अलग से या बाहर से नहीं आई हैं। तो आप एकजुटता जो है किसान आंदोलन की तरह इसमें हमें एकजुट होके लड़ना पड़ेगा और इस आंदोलन को जो है सिरे पहुंचाना पड़ेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन समस्त राज्य कमेटी की तरफ से ये विश्वास और उम्मीद हमें है कि इस आंदोलन को हम पक्का जीतेंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है, हमारा रास्ता बिल्कुल जायज है। और जब सही मांग मुद्दे हो, रास्ता सही हो,
तो जीत पक्का होती है। टाइम जरूर लगता है और सच्चे रास्ते पे हम हैं तो हम पक्का जीतेंगे। और मैं तमाम साथियों से अपील करती हूँ कि हमारा इसमें जरूर सहयोग करें। अमित जी, हाँ जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ हाँ बिल्कुल कहिए। कि सरकार के इशारे पर हमारे जो सुपरवाइजर हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर बनाया हुआ है, और मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, चाहे पीओ है, सीडीपीओ है, सुपरवाइजर है, कि वो भी सरकारी खजाने से ही वेतन लेती हैं, वो भी कर्मचारी हैं, वो अपनी सीमाओं में रह करके ही अपनी ड्यूटी करें। और जिस प्रकार से सुपरवाइजर से हमारी बातचीत हो रही है, सुपरवाइजरों का ये कहना है कि इस प्रकार से अगर हमारे पर दबाव बनाया गया तो हम भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा, मैं उनको ये भी कह रहा हूं कि जिस प्रकार से गरीब जो हमारे वर्कर हेल्पर हैं उनके परिवार के सदस्यों से फोन करके डराने का जो काम कर रहे हैं, हमारे जो वर्कर हैं वो निश्चित तौर से दिक्कत में आ रही हैं, और किसी के साथ भी कोई अनहोनी घटना घट गई तो जो फोन कर रहे हैं, जो उनकी प्रताड़ना कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम निश्चित तौर से मुकदमे दर्ज करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई हमारी है, ये मतलब प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसको लागू करवाने की लड़ाई है। आप उनको लागू कर दीजिए, कल हड़ताल खत्म हो जाएगी। आप ऐसा करने की बजाय दमन से, उत्पीड़न से जो कार्रवाई कर रहे हैं, लंबा करके इस आंदोलन को पीटने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स हैं जो आंदोलन कर रही हैं, उनको मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से, हमारे तमाम जो सैकड़ों संगठन हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आप मजबूती से आगे बढ़िए। संघ हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी तन से, मन से, धन से इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन करेगा। और जब तक इसकी जीत नहीं हो जाएगी, सरकार प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री घोषणाओं को लागू नहीं करेगी। कितना ही लंबा आंदोलन चले, चाहे 14 का पड़ाव कितना ही लंबा चले, तो हम पूरी ताकत के साथ उसमें मदद करेंगे। आर्थिक कमजोरी की वजह से इस आंदोलन को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कर्मचारी का, जो प्रदेश का कर्मचारी है, उसको पीटने नहीं देगा। आप आगे बढ़िए, हम निश्चित तौर से आपके साथ हैं। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि 65 दिनों में आपने देख लिया, अब सरकार हठ धर्मिता छोड़े और बातचीत की टेबल पर आए। और हमने बातचीत की करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार एक तरफा घोषणा भी कर सकती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जो घोषणाएं हैं, हम उसको लागू कर रहे हैं, उनकी चिट्ठियां जारी कर दे। हम हड़ताल को, मतलब हमारे वर्कर हेल्पर हड़ताल को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन आप सोचते हो कि दमन और उत्पीड़न करके इस आंदोलन को पीट देंगे और ये जो घोषणाएं उनको लागू नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से सरकार की भूल है। अतीत में बहुत सारे आंदोलन हुए, उसका हमारे सामने उदाहरण है। तो निश्चित तौर से जीत आंदोलन करने वालों की ही होती है। तो सरकार से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि धर्मिता छोड़े, बातचीत के टेबल पर आए। और हमारे जो तालमेल कमेटी है उसको कह रहे हैं कि आप मजबूती से आगे बढ़िए, पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपके साथ। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इस आंदोलन के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर्स के हेल्प की हड़ताल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा की। बताया कि किस तरह की सरकार चालें चल रही है आंदोलन को तोड़ने के लिए और क्या आगे की आपकी रणनीति रहेगी। मैं आपसे सभी का दोबारा से धन्यवाद करता हूं। सीटू